दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में एलन मस्क की स्पेसएक्स को पछाड़ते हुए चीन ने दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। दुनिया के पहले मीथेन पावर्ड रॉकेट को ज़ुके 2 नाम दिया गया है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में पहला प्रक्षेपण विफल होने के बाद इस रॉकेट के लिए यह दूसरा प्रक्षेपण प्रयास था। इसे लैंड स्पेस नामक चीनी एरोस्पेस कंपनी ने गोबी रेगिस्तान में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया था। इसके साथ ही लैंड स्पेस वैश्विक स्तर पर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली एरोस्पेस कंपनी बन गई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चाविन डी हुआनतार किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है चिली, अर्जेंटीना, पेरू या फिर ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पेरू। हाल ही में पेरू में काम करने वाले पुरातत्वविदों ने 3000 साल पुराने एक सील गलियारे का पता लगाया है। ये गलियारा संभवतः प्राचीन चाविन संस्कृति से संबंधित है, जो एक विशाल मंदिर परिसर के अंदर अन्य कक्षों की ओर जाता है। ये गलियारा चाविन डी हुआनतार पुरातात्विक स्थल में है, जो पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 190 मील यानी 306 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये चाविन संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है, जो लगभग 1500 से 550 ईसा पूर्व से फल फूल रहा है। चाविन अपनी उन्नत कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अक्सर पक्षियों और बिल्लियों का चित्रण होता है। यूनेस्को ने 1985 में चाविन डी हुआनतार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पेरू। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अटलांटिक मैनहट्टन की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लीस्ट कंसर्न। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा कि मोब्जिक खाड़ी में ऑस्प्रे पक्षी की प्रजनन दर में गिरावट का मूल कारण अटलांटिक मैनहट्टन का अत्यधिक शिकार किया जाना है। बता दें कि अटलांटिक मैनहट्टन व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण अटलांटिक महासागर की एक मछली है, जिसे फेडबैक बंकर या पोगी के नाम से भी जाना जाता है। ये नोवा स्कॉटिया से उत्तरी फ्लोरिडा तक तटीय और मुहाने के जल में पाई जाती है। ये फिल्टर फीडर है, जो मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का उपभोग करते हैं। साथ ही मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत है। आपको बता दें अटलांटिक मैनहट्टन की आयुसीन स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। बताते चलें कि मोब्जिक खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में चेसापिक खाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी कि लीस्ट कंसर्न। अगला प्रश्न है, नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसके तहत लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं, और कथन 2 है, इनका व्यापार किया जा सकता है और रुपए क्रिप्टो करेंसी या अन्य एनएफटी के लिए विनिमय किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा एक कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में गूगल ने कहा कि वे डेवलपर्स को प्ले स्टोर पर गेम पेश करने की अनुमति देगा, जहां खिलाड़ी नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी जैसी टोकन युक्त डिजिटल संपत्ति खरीद, बेच और कमा सकते हैं। बता दें कि नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी एक अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। ये टोकन ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं और इन्हें दोहराया नहीं जा सकता। यह डिजिटल या वास्तविक दुनिया की वस्तुओं जैसे कलाकृति, फोटोग्राफ, गीत, वीडियो, रियल एस्टेट, व्यक्तियों की पहचान, संपत्ति के अधिकार आदि का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसके तहत लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं, जो कि एक डिजिटल सार्वजनिक वही खाता है, इसलिए कथन एक सही है। साथ ही अधिकांश एनएफटी एथेरियम ब्लॉकचेन का हिस्सा होते हैं। इसका कारोबार किया जा सकता है और रुपए क्रिप्टो करेंसी या अन्य एनएफटी के लिए विनिमय किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 18 किसके द्वारा लॉन्च की गई। आपके ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर उत्तर कोरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम हवासोंग 18 का परीक्षण किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। हवासोंग 18 उत्तर कोरिया द्वारा विकसित एक प्रकार का सॉलिड फ्यूल यानी आईसीबीएम है। यह सॉलिड फ्यूल या ठोस ईंधन का उपयोग करने वाली उत्तर कोरिया की पहली आईसीबीएम मिसाइल है। बता दें कि आईसीबीएम एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे आमतौर पर परमाणु हथियार वितरण के लिए डिजाइन किया गया है।
बताते चलें कि बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए एक बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम किसकी एक पहल है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एंटीबायोटिक स्टीवर्ड प्रोग्राम यानी AMSP लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे भारत में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और इससे बीमारी फैलने के साथ गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। जब सूक्ष्म जीव रोगाणुरोधकों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं तो मानक उपचार अक्सर अप्रभावी होते हैं और कुछ मामलों में कोई भी दवा प्रभावी उपचार प्रदान नहीं करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमदा आर्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री ने यूनाइटेड किंगडम को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। नमदा बनाने की कला सदियों पुरानी पारंपरिक शिल्प है जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पीढ़ियों से चली आ रही है। कच्चे माल की कम उपलब्धता, कुशल जनशक्ति और विपणन तकनीकों की कमी के कारण 1998 और 2008 के बीच इस शिल्प के निर्यात में लगभग 100% की गिरावट आई है। नमदा परियोजना नमदा शिल्प उत्पादन में शामिल लाभार्थियों के साथ एक उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कश्मीर में शिल्प से जुड़ी समृद्ध विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में योगदान देगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। कथन 2 है भारत, भूटान और बांग्लादेश बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। और कथन 3 है वर्ष 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में भाग लिया। बता दें कि बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसलिए कथन 1 सही है। 1997 में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड की सरकारों के प्रतिनिधि बैंकॉक में एक साथ आए और बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग यानी BISTEC की स्थापना की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। वहीं भूटान और नेपाल फरवरी 2004 में बिम्स्टेक के सदस्य बने, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 30 मार्च 2022 को श्रीलंका के कोलंबो में आभासी प्रारूप में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा किया गया है। और कथन 2 है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुई चीतों की मौत को प्राकृतिक माना है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA भारत का एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये सर्वोच्च निकाय है जिसे प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दायरे में अपने जनादेश को पूरा कर रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज नोमोडिक एलिफेंट किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास,
भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास, भारत अमेरिका हवाई अभ्यास या फिर भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। हाल ही में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट 2023 चर्चा में रहा। दरअसल यह अभ्यास 17 से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित होने जा रहा है। इसमें मंगोलियाई सशस्त्र बल इकाई 084 और भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं। बता दें कि नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, सौहार्द और मित्रता विकसित करना है। यह अभ्यास मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित एस्पार्टिन किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी कृत्रिम स्वीटनर या फिर ऑप्शन डी संयुक्त रूप से संशोधित फसल। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।